इंटरेस्टिंग आगे, क्योंकि आप लोगों ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जी सर, हमें और फर्स्ट एक्सेल। सेमेस्टर में थोड़ा सिखाया भी था, लेकिन बिल्कुल बेसिक सिखाया है। तो किस लेवल तक वैसे मतलब यूनिवर्सिटी के अलावा भी एक्सेल तो वैसे एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग आपने वैसे पहले इस पे काम किया है, मतलब किस लेवल तक किया है, कोई फार्मूलाज वगैरह? और जी सर, इसका कोर्स किया था, उसमें भी बेसिक फार्मूला, सम, एवरेज फार्मूला और बस यही किया था। ठीक, सो लेट अस वेट फॉर आई थिंक 5 मिनट्स मैक्सिमम, बाकी ताकि ओके स्टूडेंट्स सर, जो नो है वो प्रॉब्लम। ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली? आप अपना बैकग्राउंड बता दें, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सेल की नो-हाउ के बारे में बता दें, आपने किस लेवल तक काम किया है। अभी हम वेट ही करते, अभी रमजान ने ज्वाइन किया और आप यू आर द सेकंड वन, फॉर वी वर वेटिंग फॉर द पार्टिसिपेंट्स, सो इन द मीन टाइम हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि हम उसके मुताबिक जी, फिर। मेरा नाम लाइबा वसीम है। मैंने एफएससी किया है और अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ। साथ मैंने ओरिफ्लेम को भी ज्वाइन किया है और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं। इंजेस ऑलराइट, से ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हूँ और ग्रेट। एक्सेल की भी मैंने क्लासेस 2-3 क्लासेस ली थी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग था, लेकिन फिर टाइमिंग की वजह से मेरी टाइमिंग चेंज तो मैं नहीं कर पाई कीबो से। मैं कर रही थी, 2-3 क्लासेस ली थी, तो इतनी नो हाउ नहीं है एक्सेल के बारे में। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम आज 2 घंटे के अंदर जो है वो हम प्रोडक्टिव करें, ताकि कुछ ऐसा लेके चलें कि आप लोग जो है वो इस काबिल हो जाएं कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं या करना चाहते हैं बिजनेस, तो आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरह फ्रूटफुल बना सकते हैं, किस तरह रिपोर्टिंग किस तरह जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल जो है वो बहुत ही आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि जिस तरह सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्लीट किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो एक्सेल बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर, सिर्फ आपके पास अपने कस्टमर्स का डाटा हो, स्टूडेंट्स के पास अपना जो भी रेलेवेंट डाटा हो, तो दे कैन मेक वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स which can be used in your own industry or on for promotion of your business as well. जी, वेलकम मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम, मुजम्मिल ने ज्वाइन किया हमें। आपको आवाज आ रही है मुजम्मिल? दानियाल प्लीज हमें बता देना जब हम स्टार्ट कर दें। Yes, sir, you can start. ओके, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आपको मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। एक दफ़ा यस कर दें अगर आपको मेरी स्क्रीन भी विजिबल है और ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, तो वी कैन स्टार्ट। यस सर। ऑलराइट, चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अ 2 hour session on Excel and business intelligence, and thank you very much Aspire who gave us the opportunity this platform for sharing of knowledge. First of all, मैं अपना इंट्रोडक्शन
से स्टार्ट करता हूँ. माय नेम इज कामरान मीर एंड आई एम करंटली वर्किंग इन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी. And as far as studies are concerned, I'm doing my PhD from NUST in remote sensing and GIS. And as far as Excel is concerned, तो Excel की मैंने 2-3 साल पहले सर्टिफिकेशन की थी माइक्रोसॉफ्ट से. और Excel तो हमारे डेली उसमें ऑफिस में यूज हो रहा होता है. And I'm being using like since 2003 in private sector and now in public sector as well. तो as far as your background is concerned, जो मैंने इंफॉर्मेशन भी ले ली, तो उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसी है तो शॉर्ट वर्कशॉप, लेकिन इस वर्कशॉप में हम इसको यूजफुल बना सकें. जो भी हम सीखें उसको हम जो है वो अप्लाई कर सकें बेसिकली. ठीक है, नॉलेज को विदाउट एप्लीकेशन जो है वो उसका फ़ायदा आपको नज़र नहीं आ सकता. जब तक हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिकल भी सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो जब तक हम उसको रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्व नहीं करते, तो हमें उसका जो है ना असल उसका आउटपुट फील हम नहीं कर सकते. So in this short session, we will cover the Excel, in which we will follow the like introduction to spreadsheet. फिर हम उसमें बेसिक जो है वो उसकी जो मैनिपुलेशन होती है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, फिर उसको हम फार्मूलाज के हवाले से देखेंगे कि फार्मूलाज वगैरह किस हम लगा सकते हैं और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन किस कर सकते हैं हम. और एट द एंड ऑफ दिस जो इसका बेस मेन जो क्रक्स था उसको हम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि लास्ट में जो आपका वी लुकअप है या पिवट है, बेसिकली जो रिपोर्टिंग है जो एक्सेल से आप आउटपुट चाहते हैं, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर डेटा. ठीक है, आपकी जितनी भी रिपोर्टिंग होती है ना, जो एज एन इंडिविजुअल हमें चाहिए होती हैं या हमारी मैनेजमेंट को चाहिए होती हैं, या एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक नया बिजनेस शुरू करने लगे हैं और इफ यू आर ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस, सो एक बिजनेसमैन के लिए या मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो चाहते हैं कि मुझे पता लग जाए कि कौन सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रही हैं, जो उसके सेल्समैन काम कर रहे हैं, कौन सा सेल पर्सन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है. ठीक है, इसकी काउंटिंग उसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है कि आप अगर एक प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो यू वांट टू नो कि कौन से शहर से ज्यादा जो है वो मुझे अप्रोच किया जा रहा है, कौन से शहर में कौन सी प्रोडक्ट लाइक की जा रही है. सो दीज काइंड ऑफ रिपोर्टिंग definitely they are useful for any business entrepreneur or any student or any business owner. बट इसकी जो प्री रेक है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा दैट इज कॉल्ड गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. तो इफ योर डेटा इज इन नॉट इन करेक्ट फॉर्म, तो डेफिनेटली आउटपुट जो है वो दुरुस्त नहीं आएगी. ठीक है, गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट आएगा. अगर आपके पास डेटा अच्छा फॉर्म में आएगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ डेटा होगा, तो तभी आप उससे अच्छी रिपोर्टिंग जो है वो ले सकते हैं. तो ये ब्रीफली आउटलाइन है जिसमें हम एक्सेल को अभी देखते हैं कि एक्सेल क्या चीज़ है, उसकी जो है वो बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं. इसको हम ज़रा क्विकली करेंगे ताकि हम आगे जो है वो अपने असल गोल की तरफ जो है वो, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह आप लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी कोर्सेज किए हुए भी हैं और कुछ हैं प्रैक्टिस बेसिक लेवल पे की है, तो ये चीज़ें आप के लिए रेपिटेशन होगी. लेकिन आगे हम फार्मूलाज और जो है वो इसके जो एडवांस फंक्शंस हैं उसकी तरफ करेंगे ताकि आप साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी कर सकें. So starting with the formatting, basic formatting, let us right away go for the practical side. इसको हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले तो एक्सेल एक बेसिकली क्या चीज़ है, स्प्रेडशीट है. ठीक है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिस तरह आपका खाता होता है. जैसा एक मैनुअल बिजनेस के अंदर आपको पता है कि बिजनेस ऑनर्स के पास क्या चीज़ होती है, एक रजिस्टर होता है जिसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं. ठीक है, रोज एंड कॉलम्स के मुताबिक वो बिजनेस ऑनर्स क्या मैनेज करते हैं, अपने कस्टमर्स का डाटा मेंटेन करते हैं, अपने जो बिजनेस आगे फॉर एग्जांपल अगर होलसेलर है तो रिटेलर बिजनेस का जो है वो खाता मेंटेन करते हैं कि किसने कितने पैसे देने हैं, कब दिए हैं. ठीक है, तो वो रोज एंड कॉलम्स के दरमियान जो जितना काम होता है दैट इज लाइक वो स्प्रेडशीट से होता है. तो इसी तरह आईटी के आने के बाद जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आज के दौर में, कोई मुझे बताएगा कौन से 2 पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं? कौन से 2 पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं जी? एनीवन? रमजा या लाइबा और मुजम्मिल, इफ यू वांट टू ऐड. कौन से 2 पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं जो यूज हो रहे हैं अभी मार्केट में? डू यू नो दैट? जी, आपको आवाज आ रही मेरी? Ramza and Laiba, can you hear me?
जी एक्सेल डेफिनेटली, अच्छा आपने टाइप कर दी, थैंक यू जी। WPS, एक्सेल, वेरी गुड। एंड द वन विच इज वेरी पॉपुलर, गूगल शीट्स। ठीक है, गूगल शीट भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसको हम अभी लास्ट में उसको हम देख भी लेंगे, आपस में कोलैबोरेशन के साथ कर सकते हैं। एनीवे, स्टार्टिंग विद द एक्सेल, द शॉर्ट फॉर्म जल्दी से आप करने के लिए आपको जरूरत है कि आप स्टार्ट का बटन दबाएं, विंडोज का बटन दबाएं, आर बटन दबाएं, ये जो रन की आती है, इसके अंदर आप डायरेक्टली एक्सेल लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ आप सर्च करेंगे कहाँ इंस्टॉल्ड है, शॉर्टकट अवेलेबल है, ये नहीं है। तो दिस इज वेरी क्विक वे ऑफ डूइंग, यू जस्ट राइट अवे प्रेस द विंडोज की एंड आर एंड इट विल शो द रन कमांड एंड यू जस्ट टाइप एक्सेल एंड प्रेस एंटर। तो जो भी आपके सिस्टम पे जो सा मर्जी वर्जन इंस्टॉल्ड है, so it will just pop up and it will be open। ठीक है, तो बेसिक ये एक्सेल के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं which you should know, जैसा मैंने पहले बात की कि ये जो पूरी अभी वर्क बुक खुली है, इसको बोलते हैं इट इज अ वर्क बुक। ठीक है, एक वर्क बुक का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, टर्मिनोलॉजीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्क बुक बेसिकली क्या है, आपकी कलेक्शन ऑफ शीट्स है, और शीट्स कौन सी हैं, ये तमाम शीट्स हैं। ठीक है, एक वर्क बुक के अंदर मल्टीपल शीट्स आ सकती हैं, और एक शीट के अंदर जो बेसिकली कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इसी तरह फिर एक शीट के अंदर कॉन्सेप्ट आता है सेल का, तो सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, इंटरसेक्शन से क्या मुराद है मेरी, कि जिस तरह अभी हमने सी पे ये किया हुआ क्लिक, तो दिस इज अ सेल जो कि इंटरसेक्शन हो रहा है किसका, सी कॉलम का और 3 नंबर रो का। ठीक है, 3rd नंबर रो है एंड सी इज द कॉलम, और ये इसी तरह आपका रेफरेंस बन जाता है। एक सेल का रेफरेंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जिस तरह अब ये जो बी है, दिस बी कॉलम एंड रो नंबर इज 4, सो द रेफरेंस विल बी B4। यहाँ पे विजिबल भी आ रहा है, देखिए आप जिस सेल पे लेके जाएंगे, सो इट विल शो यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो रेफरेंस के अंदर बेसिकली आपका क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, यानी कि ये जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है, सो इट इज शोइंग यू द रेफरेंस, B4 इज द रेफरेंस। ठीक है, अब 2 किस्म के रेफरेंस होते हैं, कोई बताएगा कौन से, ये जो रेफरेंस होते हैं ये 2 किस्म के रेफरेंस होते हैं। वन इज, जी किसी को पता है 2 किस्म के रेफरेंस कौन से होते हैं? रेफरेंस जो है 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, एंड वन इज रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो चेंज ना हो रहा हो, एक एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड रिलेटिव मींस जिसका किसी से रिलेशन हो, किसी के रेलेवेंट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता हो, या जिसका आसपास जो है वो ताल्लुक रखता हो। तो जब भी एक्सेल के अंदर आपने रेफरेंस होता है किसी भी सेल का, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें सी कॉलम के अंदर या C1 के अंदर हम कोई एक वैल्यू डाल देते हैं दैट इज 100, एंड C2 के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 200, एंड 3 के अंदर हम डाल देते हैं 300। तो अब ये 3 सेल है डिफरेंट। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे लेके जाता हूँ एंड आई वांट टू डिस्प्ले C1। आपको ये पता है कि जब भी हम कोई फार्मूला देख रहे हो, जब कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल साइन। इक्वल साइन के बाद फॉर एग्जांपल इफ आई राइट C1, इससे क्या होगा, C1 से क्या होगा, इसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ रेफरेंस इज बाय डिफॉल्ट, जब हम रेफरेंस लिखे होते हैं, दिस इज अ रिलेटिव रेफरेंस। व्हाई इज इट रिलेटिव, अभी आपको मैं समझाता हूँ इसको रिलेटिव क्यों कहते हैं। अगर हम इसको नीचे ड्रैग करके, मैं नीचे लेकर जाता हूँ, इसकी ये जो कॉर्नर के ऊपर जो आइकन आ रहा है, डॉट्स आ रहा है, जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे सो इट बिकम्स ब्लैक। ठीक है, ब्लैक बोल्ड प्लस साइन। इसको मैं अगर मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो इसने मुझे कॉपी नहीं किया, इसने क्या किया, C1 को C2 बना दिया। इसी तरह मैं अगर इसको नीचे लेकर आऊंगा,
ये देखें इसने कर क्या रही है कि ये C1 हमने लिखा था, तो इसने जब हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, उसको ड्रैग किया नीचे, सो इट ऑटोमेटिकली इसने हमें इसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट क्यों किया? बिकॉज दिस रेफरेंस वाज अ रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस है। अगर आप इसको एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कीप इट एन एब्सोल्यूट, सो आप क्या करेंगे, आप इसको पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ये याद रखने की है। पैसे किस तरह देने हैं आपने, इसको हर तरफ से आपने डॉलर फेंकने हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने सेल को अगर आपने बनाना है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है आपने इसको चेंज नहीं होने देना। तो अभी देखें वैल्यू वही आ रही है, लेकिन मैं इफ आई ड्रैग इट, सो इट विल रिमेन C1। सो दिस इज द बेसिक विच आगे हम जो इस्तेमाल भी करेंगे फार्मूलाज के अंदर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सिंपल डेफिनेशंस के एतबार से हमने देखा कि वर्कबुक क्या होता है, शीट्स क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम्स में आपका सेल क्या होता है, ठीक है, ये आपकी कॉलम होता है, इसके बाद ये आपकी एक रो होती है, ठीक है। फिर हमने सेल का कॉन्सेप्ट देखा और सेल के अंदर हमने रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आगे यूज हो रहे हैं, इसलिए जी इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी का, ठीक है, क्लियर है? यू कैन टाइप, यू कैन मैसेज कर सकते हैं या इवन आप उसमें, ओके वेरी गुड, ठीक है। किसी भी टाइम आपको कोई क्लियर नहीं हो तो आप मुझे बिल्कुल आप रोक के जो है वो हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव बीन ट्रेनिंग लाइक फ्रॉम पास्ट मैनी इयर्स, बट मुझे एंड आई एडमिट कि थोड़ी सी मेरी फ्रिक्वेंसी जो है वो नेचुरली थोड़ी तेज है। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इट एट लो, लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ें नेचुरली जो है वो फिर स्पीड से चल रही होती हैं, तो समटाइम्स ऑलवेज स्टूडेंट सेज के मतलब वो उस पेस के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। सो यू कैन इवन स्टॉप मी जहाँ पे आपको क्लियर ना हो, सो वी कैन जस्ट राइट अवे रिपीट इट। अच्छा, ये बेसिक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, देख लिए, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज वर्कबुक, व्हाट इज अ शीट, व्हाट इज अ रो एंड कॉलम एंड रेफरेंस। और ये मेरे ख्याल से शायद नई चीज़ होगी, ये तो अक्सर हम सुनते रहते हैं, जैसे रेफरेंस वाला जो है ना, ये आगे फार्मूलेस के अंदर हमें बहुत यूज करना पड़ता है जब आप कॉम्प्लेक्स क्यूरीज बनाते हैं, और कहीं पर हमें जरूरत होती है कि आपका रेफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो, और कभी हमें जरूरत होती है कि वो ऑटोमेटिकली चेंज ना हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव, और इसे याद रखने का तरीका मैंने बताया कि वैसे इसके लफ्जी मायने भी आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब जो एक एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर, एंड जो आप नॉर्मल जो हमारी पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग चल रही होती है ना, कि आपने जितने नंबर लिए वही आपके नंबर आ गए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर रिलेटिव ग्रेडिंग चल रही होती है, दैट मींस कि आपने 80 नंबर्स तो ले लिए, लेकिन आपको ग्रेड क्या मिलेगा, इट डिपेंड्स कि आपकी बाकी क्लास के अंदर क्या ग्रेडिंग चल रही है, ठीक है। वो एक रिलेटिव ग्रेडिंग का फार्मूला की बेसिस के ऊपर आपका ग्रेडिंग तैयार होती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये यहाँ पर भी अगर हम विदाउट डॉलर साइन सेल को रेफर करेंगे तो इट बिकम्स एब्सोल्यूट। गलत तो नहीं बोला मैंने? अगर हम डॉलर साइन लगाएंगे, डॉलर साइन के बगैर करेंगे, तो व्हाट इट बिकम्स रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होती है ना, आप इसको ड्रैग करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको एब्सोल्यूट बनाना है, यू डोंट वांट टू इंक्रीज उसको, मतलब चेंज ना है जब हम इसको कॉपी पेस्ट करें, ड्रैग करें, तो तब आपने इसको फिर डॉलर्स देने पड़ते हैं। इसको स्टार्टिंग में भी एंडिंग में डॉलर्स देंगे, किसके पास पास, सेल के आसपास, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द शीट 2, एंड हमारा जो टॉपिक था वो था फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग के लिए हमें चाहिए डाटा। फॉर एग्जाम्पल हम अपना कस्टमर का डेटाबेस बनाते हैं, हम कहते हैं कि सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर का सिटी और कस्टमर का जेंडर, ठीक है, ये बेसिक सा बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, कामरान मीर, रमजारी, मुजम्मिल वजीर, ठीक है। आप लोगों के नाम लिख देते हैं ताकि ज़्यादा आपको ऑनरशिप भी मिले डाटा के। I think so. Asim Riaz. Who else is with us? बाकी हम लिख लेते हैं अपने पास से, ठीक है।
वर्दा, अली, अहमद, उस्मान, दिशान, ठीक है। ये तो बेसिक हमने क्या किया, कस्टमर का डेटाबेस बना रहे हैं हम कि हमारे कस्टमर्स फॉर एग्जांपल आपसे कोई चीज़ प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो आपने एक कस्टमर का डेटाबेस बना लिया कि ये हमारे कस्टमर्स हैं। अब इसमें सीरियल नंबर को हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, हमने 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला, ये आपको पता भी होगा ऑलरेडी। अगर हमने एक्सेल इंटेलिजेंट होता है इतना, फॉर एग्जांपल हमने इस दोनों को सिलेक्ट किया और अब हम इसको अगर ड्रैग करेंगे तो उसने खुद ही पैटर्न को नोट कर लिया कि पैटर्न क्या चल रहा है, कि 1 2 के साथ चल रहा है, तो उसने ऑटोमेटिकली 11 तक ले गया। ठीक है, इतना तो ये वाला चीज क्लियर है ना, ये तो मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए कि हमने जिस तरह इस तरह 1 2 लिखा और इवन हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, या इवन हम इसको जब ये वाला साइन अगर ड्रैग करके लेके जाएंगे हम इजीली इसको कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर हम सिटी डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं रावलपिंडी। शैल आई पुट एनी सिटी? रमजा आपका सिटी कौन सा है? लाहौर फॉर एग्जाम्पल, कराची, चलो कोई भी डाल देते हैं फिलहाल, हम डालते हैं कराची कर देते हैं। चलो हम कहते हैं सरगोदा, कोटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। ठीक है, मेल 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 फीमेल मेल 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 मेल। ठीक है, ये बेसिक डेटाबेस हमने बनाया एक्सेल शीट के अंदर। इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ज़्यादा लेबर वर्क हो जाएगा फिर। अच्छा, कोशिश ये भी करें आप जब भी आप कोई बिजनेस करने लगे, कोई आप अपने टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आजकल जो है ना ये भी जरूरी हो गया है। आपको पता है कि टैक्स फाइलर बनने के लिए आपको टैक्स फाइल रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो बीइंग एन एजुकेटेड, इंस्टेड ऑफ आप पे करें किसी को और किसी और से रिटर्न करवाएं, सो इट्स, अगर आप इंडिविजुअली कोई जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं भी करें, तो इट इज़ वेरी फॉर इंडिविजुअल, आई थिंक इट शुड बी डन बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और आवरसेल्फ, कि आप अपना रिकॉर्ड खुद मैनेज करें। उसका मैं लास्ट में आपको गाइडेंस दूंगा, एक टेम्पलेट होता है उसके अंदर आप अपना डेली रिकॉर्ड डाला करें। तो कोई भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज द डाटा। ठीक है, इसके अंदर एक सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री से मुराद मेरा ये है कि जिस हमने सिटी लिख रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना कि रावलपिंडी हमने कहीं और पे किसी ने लिखा है, कहीं पे हमने जो है वो RWP लिख दी है, कहीं पे हमने जो है स्पेलिंग प्योर लिख दी है। तो इसका भी हल अभी हम देखते हैं कि आगे हम किस तरह डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिस हैं आगे आपकी रिपोर्टिंग की। मुजम्मिल कहते हैं पेशावर, चले मुजम्मिल का पेशावर हम डाल देते हैं, पेशावर एज पर योर डेफिनेशन, आई एम नॉट श्योर। अच्छा ठीक, तो बात यहाँ पे हो रही थी कि आपका डाटा एक जैसा होना चाहिए, उसके अंदर एक सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी स्पेलिंग्स एक जैसी हों। क्यों जरूरी है? आगे आपने रिपोर्टिंग जब करनी है वो सारी डिपेंड कर रही होती है आपकी इसी रिपोर्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब आपने ये जब भी जो भी डाटा बनाया है, इसको एक सिंपल तरीका ये होता है कि इसको आप यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल कर दें। फॉर्मेट एज टेबल करने से क्या होगा, डाटा फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया अपना एंड आई मेक इट फॉर्मेट एज टेबल। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये वाला टेबल असाइन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट एज टेबल किया, इसने खुद ही देखें एक रेफरेंस भी उठा लिया है। एंड और आप अगर इसको गौर करें, अब आपको समझ आएगा कि ये डॉलर साइंस क्यों आ रहे होते हैं। ठीक है, so this dollar sign is showing that this reference is absolute reference, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक उसको रेफरेंस दे दिया। और इसको हमें टिक करना है या नहीं करना, ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि हमने अभी कॉलम भी, जो कॉलम के हेडर्स हैं, यानी कि सीरियल नंबर है, नेम है, सिटी है, क्योंकि हमने इसको टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मेरे डाटा के अंदर हेडर्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा, हैं तो मैं इसको टिक रखूंगा। नाउ क्लिक ओके। अब देखें इसने क्या कर दिया कि आपका डाटा एक खूबसूरत फॉर्मेट के अंदर आ गया और साथ ही फिल्टर्स भी उसके ऊपर आ गए। ठीक है, फिल्टर्स आ गए ना मौजूद।
अब आप इसको अंदर फॉर एग्जाम्पल इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको मैं कहता हूँ एक और मैं कॉलम डालना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया, ये जो ब्लू साइन आ रहा है दोबारा मैं कर देता हूँ, ये पर्पल सा साइन आ रहा है, इसको मैं ड्रैग करूंगा तो मैं टेबल को एक्सपैंड कर सकता हूँ। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई क्वांटिफिकेशन वाली चीजें भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मार्क्स, एनी मार्क्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि सॉरी ज्यादा कम दे दी। अच्छा जी, क्वांटिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको, भी फिल्टर्स का बता देता हूँ आगे। ठीक है, अभी हम अपने पहले टॉपिक के ऊपर ही हैं, विच इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर हम वैलिडेशन पे जाएंगे। ये हमने बेसिक फॉर्मेटिंग कर दी, इसको हमने टेबल बना दिया। टेबल बनाने का मकसद ये है कि ताकि एक्सेल अच्छी तरह पहचान ले कि दिस इज हेडर्स, दीज आर द कॉलम नेम, दीज आर द डाटा, और उसमें फिल्टर भी बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर देता है। यू कैन, आप अपने नॉर्मल डाटा के अंदर भी फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर ऑफ भी करना चाहें तो आप फिल्टर को यहाँ पे होम टैब के अंदर ही ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द फिल्टर, ये फिल्टर बंद हो जाएंगे। अगर आप दोबारा फिल्टर को ओके करेंगे तो ये फिल्टर ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। अब फिल्टर से क्या होता है कि डाटा आपका बेसिकली एक फॉर्मेट के अंदर आ गया। अब फिल्टर से मुराद ये है कि आप इन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सॉर्ट इट अल्फाबेटिकली, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस फिल्टर और आप इसको ए पे मैंने किया तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली। इसी तरह जी टू ए करूंगा तो ये इस तरह आ गया। अगर मैं सीरियल नंबर वाइज मैं कहता हूँ कि अब देखें इसमें, देखें ये इंटेलिजेंट क्यों हो गया, ये इसको नजर आ रहा है कि टेक्स्ट है, तो इसके फिल्टर्स जो है वो उसके मुताबिक आ रहे हैं, अल्फाबेट्स के आ रहे हैं कि वो आप असेंडिंग ए टू जी, जी टू ए, सॉर्ट बाय कलर, या इवन टेक्स्ट फिल्टर्स के अंदर आप इसके अंदर सर्चिंग भी कर सकते हैं। इसको हम अभी नेक्स्ट देखते हैं ताकि ये आप कंफ्यूज ना हो जाए। जब हम नंबर के डाटा के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें वो कहता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये खुद ही अपने आप को समझ चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डाटा, क्योंकि इसके अंदर तो एबीसी नहीं है ना, इसके अंदर सिर्फ नंबर है, तो इसके अंदर उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया एंड इट इज शोइंग कि मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। सो इट्स अप टू मी। इसी तरह सिटी को मैं अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकता हूँ, जेंडर को मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मार्क्स को मैं कर सकता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसी तरह टेक्स्ट फिल्टर, अब टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है और नंबर के अंदर नंबर फिल्टर आ रहा है, और दोनों में फर्क है, ठीक है। अब टेक्स्ट फिल्टर क्या हो सकता है, हमारी टेक्स्ट की क्यूरीज क्या हो सकती हैं। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फजल। आप क्वेश्चन इंटरेक्ट लाजमी करें ताकि मुझे पता लगे आपको समझ भी आ रही है, ठीक है। एट एनी टाइम इफ यू आर फीलिंग लाइक बोर्ड, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आई विल चेंज द स्ट्रेटजी एज अ टीचर। इट इज़ वेरी मैंडेटरी, ठीक है। टीचिंग हमारे अंदर लर्निंग प्रोसेस जो है वो सीखने वाला एलिमेंट नहीं रुकना चाहिए। मतलब कि जहां आपको बोरिंग लगे तो आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे हम इसको चेंज स्ट्रेटजी को थोड़ा और इंटरेक्टिव करेंगे, क्योंकि जब आप सिर्फ खामोशी से सुनते रहेंगे तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी फिर, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, समझ आ रही है? यू कैन रेज योर हैंड इफ यू डोंट वांट टू टाइप एज वेल। ठीक है, आर यू लिसनिंग मी? आप बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, साथ साथ जो भी आपको क्लियर ना हो, सो यू कैन जस्ट राइट अवे क्वेश्चन। जी रमजा, आपने कुछ बोला? नो सर, आई वाज सेइंग ओके, थैंक यू। अच्छा, फिल्टर की हम बात कर रहे थे, तो फिल्टर्स जो है वो देखें टेक्स्ट के अंदर फिल्टर सेपरेट आ रहे हैं, और जब नंबर के अंदर जाते हैं तो इसके नंबर फिल्टर आ जाते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है कि नंबर्स के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ मार्क्स में हम देखते हैं नंबर फिल्टर क्या हो सकते हैं हमारे, हम कह सकते हैं कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स चाहिए जिनके नंबर 88 हों, ठीक है, तो रमजा आ गई है। इसी तरह मैं कहता हूँ इसको मैं क्लियर फिल्टर कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स चाहिए जिनके नंबर 50 से ग्रेटर हों, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन, तो आई विल जस्ट डू इट 50। तो इसने मुझे फिल्टर आउट कर दिया कि सिर्फ 50 प्लस वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह टेक्स्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं जिनके नाम में अली आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट फिल्टर के अंदर देखें इक्वल भी आ रहा है और कंटेन्स की ऑप्शन भी आ रही है। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन नहीं आ रहा,
क्योंकि टेक्स्ट के अंदर ग्रेटर देन लेस देन तो नहीं होता उसकी लॉजिक के अंदर। तो टेक्स्ट फिल्टर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो तमाम नाम आ जाए जिनके नाम के अंदर अली का वर्ड जो है वो आ रहा है, तो ये सिर्फ अली एंड रमजा अली जो है वो उसमें फिल्टर आउट हो गया। सो दीज बेसिक फिल्टर्स जो है वो आप आसानी से डाटा को अपने फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद इसी के अंदर एडिशनल हम करते हैं फॉर्मेटिंग के हवाले से। अब हम चाहते हैं कि इसको फॉर्मेट भी करें। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, मार्क्स वाले को, इस पूरे को सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि नीचे अगर डाटा आएगा तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें वो तमाम डाटा हाईलाइट हो जाए जो डुप्लीकेट है, जिन ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स सेम है तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो आई विल जस्ट गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पर ऑप्शन आता है डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, पहले एक्सेल में, पुराने एक्सेलों में शायद नहीं होता था, ये आफ्टर 2007 जो है वो ये एक क्लिक के अंदर एक्सेल ने कुछ ऐसी खसूसियात भी दे दी जिसमें आप आसानी के साथ जो है वो फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट एक बहुत बड़ी और रेपिटेटिव क्यूरी है जो कि आप बिजनेस मॉडल में जब आप देखेंगे कि एक ही आप देखेंगे कोई कस्टमर डुप्लीकेट एंटर तो नहीं हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम इस केस में देख रहे हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स या जिनके जो है वो मार्क्स जो है वो बराबर हों, तो यहाँ पे हम कह देते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज और हमने कहा इसको रेड फिल कर दो या येलो फिल कर दो फॉर एग्जांपल। तो अब वो तमाम देखें वैल्यूज हाईलाइट हो गई हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। एंड इफ आई चेंज इट राइट अवे, अब तो फैल साहब के मैं कर देता हूँ 56 मार्क्स, तो देखें इससे क्या इफेक्ट हुआ, ये डायनेमिक है, इसने इसका कलर भी चेंज कर दिया ऑटोमेटिकली और इसका भी चेंज कर दिया। 99 में मैं कहता हूँ कि इनको मैं मुजम्मिल को 89 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हमारे पास बहुत अच्छी जो है वो आसानी के साथ डुप्लीकेट वैल्यूज जो हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह अगर हम इस पे यहाँ पे जाके क्लियर रूल्स कर देते हैं, ये वाला ख़त्म कर देते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिक जो डाटा बार्स वाला कॉलम कॉन्सेप्ट होता है हम आसानी के साथ इसमें देखें और एक क्लिक के ऊपर आप कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं करनी। सिंपल मैं यहाँ पे देखें इसको ये ग्रीन करता हूँ तो एक ही गो में यू कैन सी आपको नजर आ रहा है कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं किसके मार्क्स कम हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, इसको हम कोशिश करेंगे ज़रा आगे स्किप करें ताकि हम अपने आगे हम कवर कर सकें सारा कुछ। इसी तरह इसमें कलर स्केल्स हैं, आइकन सेट्स हैं, ठीक है, हाई और लो को इसको आप कस्टम रूल्स भी बना सकते हैं। ये कुछ इसके डिफॉल्ट हैं, नहीं तो आप कस्टम का मतलब ये है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि 50 से ज़्यादा वाले पे ये वाला साइन नजर आए, 60 के बाद ये नजर आए। ठीक है, सो यू कैन क्रिएट योर ऑन रूल्स एंड देन अप्लाई इट। अदरवाइज आपकी जो स्टैंडर्ड्स बेसिक हैं उससे भी काफ़ी हद तक जब आपका काम चल जाता है। ठीक हो गया, देखें आइकन सेट आ गया, तो खुद डिफॉल्ट सेट कर दिया कि ये 55 जो है वो कम है, ये ज़्यादा है तो अपवर्ड आ गया। तो इस तरह मुख्तलिफ साइंस देने के बाद आपका देखें एक ही डाटा, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डाटा की। तो इट इज़ शोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक ही गो में आपको जो है वो इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। अब हम आके आ जाते हैं वैलिडेशन को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। वैलिडेशन इसी के अंदर, क्योंकि मैं आपको कह रहा था कि आपका डाटा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, अब उसको हमने रोकना किस तरह, सिर्फ आपने नसीहत तो नहीं करनी ना, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा या कोई आपका सेल्स पर्सन होगा जिस जो कस्टमर का डाटा एंटर कर रहा है, या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो आपका पूरी टीम होगी, डाटा एंट्री की टीम हो सकती है जहाँ से डाटा एंटर हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको आप इंश्योर किस तरह कर सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो दुरुस्त एंटर हो। एक इसमें एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये जो मार्क्स एंटर हो रहे हैं, तो और आप यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और आप इसमें जाते हैं डाटा के ऊपर, सॉरी कैन नॉट सी द अबव बार, आते में देख लेते हैं, डाटा में गए एंड यू कैन अप्लाई द डाटा वैलिडेशन फ्रॉम दिस। आपने कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, डाटा के कॉलम में गए, डाटा के टैब में गए एंड यू गो टू डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन से मुराद ये है कि आप इसके अंदर क्या चीज़ वैलिडेट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहता हूँ कि इसमें कोई भी वैल्यू हो, होल नंबर हो मैं कहता हूँ, या कोई भी डेसिमल हो, ठीक है, या इवन लिस्ट हो। अब मैं कहूँगा कि डेसिमल हो जाए जो कि मिनिमम जो है वो इसमें 33 नंबर हो एंड मैक्सिमम जो है वो 100 नंबर हो।
और यहाँ पे इनपुट मैसेज में मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन क्या है कि मार्क्स कैन नॉट एक्सीड 100 और बिलो 33। और एरर का मतलब है कि अगर कोई गलत एंटर करे तो क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि रॉन्ग मार्क्स प्लीज री एंटर। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है देखें, एक तो इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे आपके पास कि मार्क्स कैन नॉट, इसमें जस्ट कॉलम में आप जा रहे हैं, हर कॉलम में इन्फॉर्मेशन आपको साथ दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखें 45 एंटर करता हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं कहा, 31 एंटर करता हूँ तो इसमें मुझे एरर दे दिया। जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर, आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर के अंदर जिस वैलिडेशंस होती हैं, एरर्स आते हैं, सो यू कैन एनहांस योर एक्सेल शीट टू मेक योर डाटा कंसिस्टेंट। अब मैं यहाँ पे 31 एंटर कर रहा हूँ तो ये इसने मुझे एरर दे दिया, उसने कहा कि प्लीज री एंटर। यहाँ इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि आपका मार्क्स जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब मैं 99 दूंगा, सो इट इज ओके, 100 इज ओके, 101 इज रॉन्ग। ठीक है, इससे क्या फायदा हो रहा है कि आपका डाटा कम चांसेस हैं कि फॉर एग्जांपल आपके डाटा को ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक ही वक्त में। सो इंस्टेड ऑफ सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शन दी हो कि आज आपने 100 मार्क्स से ज्यादा नहीं देने, तो फिर भी आपको एरर्स आएंगे ना। लेकिन आपने अगर वैलिडेशन लगा दी है, सो यू आर मेकिंग इट श्योर कि आप इसमें जब वो गलतियों के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। जी, मुजम्मिल कहते हैं सेपरेट कलर अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सेपरेट कलर अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं इसके अंदर जो सेपरेट कलर्स की भी, और कस्टम रूल्स में आप डेफिनेटली अपने कस्टम रूल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, कि आपने मुख्तलिफ कलर्स किस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जा सकते हैं। ये वैलिडेशन वाला क्लियर है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। अभी हमने सिर्फ एक किस्म की वैलिडेशन लगाई है एंड दैट इज नंबर वैलिडेशन। हमने इसको यूं क्लिक किया, डाटा के कॉलम में गए। ठीक है, ये वैलिडेशन वाला टूल आ रहा है नजर यहाँ पे। किसी में आइकन मुख्तलिफ ही हो सकता है आपके बेस्ड ऑन एक्सेल वर्जन या डिस्प्ले व्यू में, लेकिन आप ये आइकन याद रख लें या माउस लेके जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। डाटा वैलिडेशन के अंदर हमने क्या सेटिंग की, हमने कहा डेसिमल हो जिसकी मिनिमम वैल्यू हो और 100 वैल्यू मैक्सिमम हो। हमने इनपुट मैसेज दिया एंड हमने एरर अलर्ट भी दे दिया। तो दिस वैलिडेशन से क्या हो रहा है कि आपका डाटा इंश्योर हो रहा है कि आप इसमें गलत एंट्री नहीं कर। इसी तरह ये तो नंबर की वैलिडेशन होगी, इसी तरह हम वैलिडेशन चाहते हैं कि हम टेक्स्ट के ऊपर भी लगाएं। यानी कि बजाय इसके कि हम कहें कि स्टूडेंट यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, स्पेशली सिटीज के अंदर थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है, सिटीज की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। जेंडर का फॉर एग्जांपल हम करते हैं, तो जेंडर से हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि स्टूडेंट या जो भी एंट्री करने वाला है वो यहाँ पे टाइप ना करे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है उसके पास कि वो खुद सिलेक्ट करे। जी, पूरे टेबल पे भी हो सकती है अप्लाई जब आप पूरा सिलेक्ट करेंगे। लेकिन नॉर्मली देखें होता है, अब ये नंबर वैलिडेशन जो है वो मुदम्मिल ने कहा कि क्या वैलिडेशन सारे टेबल पे अप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अप्लाई, लेकिन डिपेंड करता है उसकी जरूरत भी है कि नहीं। ठीक है, अब हमारी जो वैलिडेशन हमने लगाई है नंबर की, डेफिनेटली इसमें तो ये वैलिडेशन की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे नंबर तो एंटर ही नहीं हो रहा, अदरवाइज वो यहाँ पे एरर दे देगा कि यहाँ पे नंबर नहीं है, मौजूद नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि आप अकॉर्डिंगली हर कॉलम के ऊपर नॉर्मली लगती है। अगर कोई जनरल वैलिडेशन है ऐसी के बिल्कुल कि सब नंबर एंटर हो रहे हैं, तो तब आप लगा सकते हैं, शीट के ऊपर भी लगा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब हम वैलिडेशन, ये वैलिडेशन ही की सब टाइप है जिसमें हम चाहते हैं कि लिस्ट हो एक। ठीक है, ये नंबर वाली वैलिडेशन क्लियर है? रमजा, मुजम्मिल एंड आसिम, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, आप साथ साथ मेरे ख्याल से अगर आप लोग भी एक्सेल खोल लें, ये अदान हो रही है, इसका हम थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं अभी। जब तक आप लोग भी एक्सेल अगर कंप्यूटर के ऊपर हैं, एक्सेल शीट खोल लें, गूगल शीट खोलें और ये साथ साथ परफॉर्म करें, ताकि आप साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें राइट वे परफॉर्म भी कर रहे हो।
जी ठीक है, आप लोग साथ साथ एक्सेल पे काम भी कर सकते हैं, जो मे बी आप उसका स्पीड से अगर फोकस नहीं होगा, लेकिन साथ साथ जो है वो अप्लाई करने की कोशिश भी करें ताकि आप जो है वो सीख सकें। अच्छा, अब हम ये नंबर वैलिडेशन के बाद हम चाह रहे थे कि हम इस लिस्ट की वैलिडेशन करें। ठीक है, ये मेल और फीमेल जो है वो खुद लिखे, सिलेक्ट करे, सॉरी। हम एक शीट सेपरेट बना लेते हैं, हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। हम एक और शीट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसका नाम दे देते हैं हमारा कि हमारी लिस्ट है मुख्तलिफ। हम यहाँ पे पहले जेंडर की लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे फॉर एग्जांपल नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, साथ एक हम कहेंगे ये भी लिखा हुआ है। अब हम ये लिस्ट को डायरेक्टली रेफर भी कर सकते हैं, वहाँ टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट बना ली और हम इसको एक नाम दे देते हैं। नाम कैसे दे सकते हैं? इस रेंज को हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको राइट क्लिक कर डिफाइन नेम। ठीक है, हमने इसको कह दिया कि जेंडर लिस्ट। क्या किया हमने? इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिफाइन नेम कर दिया। हमने इस रेंज को जो हमने सिलेक्ट किया इसको एक नाम दे दिया। और अब हम यहाँ पर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस वाले कॉलम के अंदर एक वैलिडेशन लगानी है हमने, किसकी? लिस्ट की। जहाँ पे हमने नंबर के बजाय हमने कहा लिस्ट हो, और सोर्स हमने कहा कि क्या हो? सोर्स हमने कहा दिया कि जेंडर लिस्ट। ठीक है, ये देखें, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक आई हैव डन इट क्विकली। हमने कॉलम सिलेक्ट किया, जिस कॉलम पे लगाना है हमने, दोबारा वैलिडेशन वाले पे हमने क्लिक किया। हमने कहा जी हमने चेंज करनी है। यहाँ पे हमने नंबर के बजाय हमने कहा कि ये इसके अंदर वैलिडेशन किससे करो? लिस्ट से करो, कि एक लिस्ट है। अब वो लिस्ट कहाँ पर है? हम यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे इंफॉर्मेटिव तरीका या आसान तरीका ये है कि आपने एक लिस्ट बना ली, उसका एक नाम दे दिया हमने। ठीक है जी, यहाँ हमने ये देखें, और इक्वल का साइन देके हमने वही नाम यहाँ पे लिख दिया, इसको ओके किया। तो अब ये इस पे आप किसी भी कॉलम पे देखें, आए नीचे आए तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है। ठीक है, अब कुछ और एंटर करें तो वो कहता है कि वैल्यू मैच नहीं कर रही, लिस्ट के मुताबिक नहीं है, तो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, इससे भी क्या होगा कि आपका डाटा बेहतर हो जाएगा, आपके डाटा के अंदर जो है वो एक सिमेट्री आ जाएगी और डाटा के अंदर चांसेस कम हो जाएंगे आपके एरर आने के, यानी कि डाटा कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह हम सिटी के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि मेल फीमेल सिटी, क्योंकि डिपेंड करता है कि लिस्ट अगर आप छोटी डालेंगे तो फिर मुश्किल भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास बाकी कंप्लीट लिस्ट मौजूद है या आपके पास किसी खास सिटी के सिर्फ स्टूडेंट्स ने आना है, तो हम इसी को फॉर एग्जांपल एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, एंड वी डिड जस्ट डू इट कंट्रोल वी, और इसके अंदर मैं इसको एक ऑप्शन आती है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट की। ठीक है, इसी डाटा वैलिडेशन के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें से सिर्फ डुप्लीकेट रिमूव हो जाए। इसको मैं क्लिक करूंगा, मैं कहूँगा कि कंटिन्यू विद करंट सेशन। ठीक है, तो इसने क्या किया, सॉरी कॉलम बना दिया, इसको फिलहाल हम मैन भी कर देते हैं। इसने बेसिकली क्या किया कि आपके डाटा को यूनिक कर दिया, डुप्लीकेट वैल्यूज खत्म कर दी। अब हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसी लिस्ट को राइट क्लिक करके डिफाइन नेम करते हैं, हम कहते हैं कि दीज आर द सिटी लिस्ट। बैकग्राउंड के ऊपर देखें, ये पूरी इसमें इसका असल रेफरेंस इस तरह बनता है वरना नॉर्मली कि आप शीट का रेफरेंस आ रहा है, फिर साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन आ रहा है, फिर रेंज आ रही है। तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तो इसमें आसानी या बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप उसको एक नाम असाइन कर दें। ठीक है, किसी भी रेंज को आपने एक नाम असाइन कर दिया, सो नाउ यू जस्ट हैव टू कॉल दैट नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसमें लिस्ट की वैलिडेशन आएगी एंड लिस्ट इज सिटी लिस्ट। ठीक है, तो अब इसमें देखें, अब हमारे कॉलम के ऊपर क्या आ रहा है, सिटी के लिस्ट आ रही है। ड्रॉप डाउन से आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है?
एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, उमर कहते हैं कि डुप्लीकेशन को रिपीट कर दें। ठीक हो गया, रिपीट कर देते हैं। बाकी अगर कोई सवाल है अभी तक तो आप बाकी भी पूछ सकते हैं ताकि हम रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कहीं डालता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम का नाम डालते हैं सिटी, और मैं कहता हूँ ये हमारे सिटीज हैं सारे। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसमें से ये तमाम जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने एक तो सिलेक्ट किया, यहाँ से डाटा वाले टैब में गया, डाटा में यहाँ पर आता है डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, एक तो हमने पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक चीज है, हम यहाँ पे होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डुप्लीकेट कौन कौन से हैं। अगर आपने सिर्फ देखना हो कि डुप्लीकेट कौन कौन से हैं तो यू विल जस्ट यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब अगर आपने डिलीट करना हो, क्योंकि डिलीट वाला ऑपरेशन थोड़ा सा रिस्की होता है, डाटा आपका लूज हो रहा है, तो जस्ट इफ यू आर श्योर कि आपने डुप्लीकेट को डिलीट करना है, तो व्हाट यू विल डू कि आपने डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा के कॉलम में गए एंड गो टू रिमूव डुप्लीकेट्स। अब वो यहाँ पे देखें इसने कॉलम डिटेक्ट कर लिया कि सिटी कॉलम है जी, हमने कहा और ओके किया, तो उसने कहा कि 5 डुप्लीकेट वैल्यूज थी और वो रिमूव कर दी गई और 6 यूनिक आ गई। ठीक है, रावलपिंडी 2 दफा आ रहा था, एक डिलीट कर दिया और एक रहने दिया, तो वहाँ पे ये यूनिक जो है वो 6 जो है वो शहर आ गया। अब 6 मैं कहाँ से देख रहा हूँ, जैसे आप चीज किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो आप इसका देखें बेसिक, ये नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये काउंट नजर आ रहा है, काउंट इज इक्वल टू 6। तो आप इसको जो है वो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं ताकि आप देख सकें कि कितना आपके पास शो प्लेस। जी क्लियर है? उमर आपको क्लियर है? ओके ग्रेट, अच्छा जी। ठीक है, ये तो हमारी होगी बेसिक फॉर्मेटिंग होगी, फिर हमने बेसिक वैलिडेशन के ऊपर थोड़ा सा देख लिया। अब आगे हम देखते हैं प्रेजेंटेशन को भी साथ फॉलो करते हैं जी। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे देखते हैं कि बिजनेस ओरिएंट। फॉर एग्जांपल ये आपके कस्टमर की लिस्ट बन रही थी ना, इसके अंदर एड्रेस का कॉलम में डाल देते हैं, वो नॉर्मली मुश्किल काम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ये मुख्तलिफ हम एड्रेस डाल रहे हैं, वैसे ही इसमें डमी हम एड्रेस डाल देते हैं, और मे बी आई थिंक इसको हम सेव कर देते हैं फाइल को। इसको हम कहते हैं कि ये सेव हो जाए मेरी ड्राइव के अंदर। डाटा S5 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा डाटा है शीट 2 के अंदर, ठीक है। ये हम यहाँ याद रखें, ठीक है। हमारे इसके शीट 2 पे बल्कि हम कह देते हैं, हम कहते हैं हमारे कस्टमर्स हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इन कस्टमर्स को हमने क्या करना है, लेटर्स भिजवाने हैं। अब ये तो थोड़े से कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे 100 कस्टमर हो या 100 कस्टमर नहीं 1000 कस्टमर हो, और हमने इनको रिटर्न लेटर भिजवाना है। तो इसके अंदर हम क्विक सी MS वर्ड का देखेंगे, लेकिन इट इज वेरी यूजफुल कि हम इसको किस तरह, फिर हम फार्मूलेस की तरफ आते हैं एंड पिवट की तरफ भी आएंगे फिर। नो वी हैव टाइम, ओके। अच्छा, अब आपने इस डाटा को या कस्टमर्स को बल्क में लेटर भिजवाने हैं या इवन आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं, ठीक है। वो भी बड़ा एक यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर्स नहीं, चले हम स्टूडेंट्स ही कर लेते हैं इनको, क्योंकि आपने मार्क्स आगे लिख दिए। ये स्टूडेंट्स आए, इन्होंने आपसे कुछ स्टडी किया, आपने पढ़ाया इनको, फिर इन्होंने कुछ ग्रेडिंग ले ली, जेंडर भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप चाहते हैं इनको सर्टिफिकेट बना के, और आपके पास 1000 स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है वो सब स्टूडेंट का सेपरेट जो है वो सर्टिफिकेट नाम जो लिखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वर्ड खोलता हूँ, विंडोज R विनवर्ड, ये आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट आ गया। इसमें मैं जल्दी से इसको डिज़ाइन ये करता हूँ कि इसका मैं लेआउट लैंडस्केप बना देता हूँ।
ठीक है, और इसके मैं डिज़ाइन में आकर एग्जाम्पल पेज का कलर मैं कोई ये दे देता हूँ, सिंपल, मैं ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जो डाटा यहाँ पर आया था हमारे पास, ये कितने हैं 11, ठीक है। 11 जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं इनके सर्टिफिकेट्स बनाने हैं। तो व्हाट आई विल डू, ये हमारी हमने फाइल भी सेव कर ली है, इसको बेशक हम क्लोज भी कर लेते हैं अभी। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको बोल के ये टूल भी यूज़ किया करें आप, ये है स्नाइप का, ठीक है। आप विंडोज़ पे SNIP लिखेंगे, तो मैंने इसको पिन किया हुआ है मैंने तो अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। इसको क्लिक करें आप, जहाँ से भी कोई डाटा लेना है, फॉर एग्जांपल मैं एस्पायर का यहाँ से लोगो लेता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट इन द वर्ड, ठीक है। इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। यहाँ हम चाहते हैं नाम आ जाए स्टूडेंट्स का, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट आपने एक दफ़ा डिज़ाइन कर दिया एंड व्हाट यू कैन डू इज मेल मर्ज, मेलिंग में जो है वो आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मेलिंग में जाके सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिस्ट बना भी सकते हैं। थोड़े स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली फिर तो इतनी जरूरत इसकी नहीं पड़ रही होती, लेकिन फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, जब आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट आपके पास नॉर्मली होती है, ठीक है। तो वो लिस्ट हमारे पास एक्सेल के अंदर, हम ब्राउज करके अभी जिस फोल्डर में हम थे हम उसी में जाते हैं, डेटा एस्पायर। अच्छा देखें, जैसे एक्सेल हमने सेलेक्ट की उसने शीट्स के नाम दे दिए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स की शीट्स है और फर्स्ट रो जो है वो हेडर है। ओके कर दिया हमने। अब देखें जैसे हमने डाटा सेलेक्ट किया तो ये तमाम चीजें जो है वो एक्टिव हो गई, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग, इंसर्ट फील्ड, और वो फील्ड्स जो हमारी एक्सेल में आ रही थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये क्लियर है? मैंने एक्सेल तो हमने सेपरेटली मैनेज कर ली ना, हमने बना ली। अब हमने वर्ड के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर मतलब MS ऑफिस के पैकेज के अंदर, खासतौर पर वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट है, हमने वर्ड के अंदर मेलिंग में आए, हमने यहाँ पे रिसिपिएंट में हमने एग्जिस्टिंग लिस्ट में उसी फाइल को सिलेक्ट किया, उसमें से हमने शीट बताई कि ये शीट है, कौन सी शीट है हमारी, जो कि स्टूडेंट्स वाली शीट है। अब जैसे ही हमने वो शीट सिलेक्ट की, सो इट इज शोइंग वो तमाम यहाँ पे देखें एक्टिव हो गई, और वही जो कॉलम्स थे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, वो देखें यहाँ पर आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नेम आ जाए, हम कहेंगे, और यहाँ पे हम कहते हैं सिटी आ जाए, और हम कहेंगे कि यू हैव स्कोर्ड मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह का बनाना है सर्टिफिकेट जिसमें नाम भी आ रहा हो, सिटी भी आ जाए उसका, और मार्क्स भी आ जाए, और ये लिखा हुआ आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको अगर देखें यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज करें, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, मैं कहता हूँ तमाम रिकॉर्ड आ जाए। तो अब ये देखें मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये 15 पेजेस बन के डॉक्यूमेंट्स पे आए। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये देखें नाम, अब हर पेज के ऊपर ये देखें, तो एक ही क्लिक में आपके पास देखें मल्टीपल जो है सर्टिफिकेट्स बन, लेटर्स बन सकते हैं, आप एनवेलप को प्रिंट करना चाहते हैं। सो इस तरह का खासतौर पे आपके बिजनेस, क्योंकि हमारी जो वर्कशॉप है वो टुवर्ड्स बिजनेस इंटेलिजेंस के वाले से भी है, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव में या बल्क में जब आपने काम करना होता है, प्रोफेशनल वे में काम करना होता है, सो यू हैव टू सेंड अ लॉट ऑफ लेटर्स टू योर कस्टमर्स, आपने कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देने हैं आपके। सो आपके पास अगर डाटा अच्छी फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास जब रिलायबल होगी तो हम आसानी के साथ कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने टाइपिंग में जल्दी में लिखा होगा, RWP स्मॉल में, कैपिटल में, गलती स्पेलिंग की होगी, तो डेफिनेटली आपको फिर एक एक को चेक करना पड़ेगा। अगर आपका डाटा एक ही गो में अच्छी फॉर्म में मौजूद पड़ा हुआ है, तो यू कैन रिलाई ऑन योर डाटा एंड यू कैन प्रिंट लाइक डॉक्यूमेंट्स इन बल्क, ठीक है। इसका फायदा आपको तब नजर आएगा स्पेशली जब आप बल्क में काम भी कर रहे होंगे। इसको मैं उसी जगह सेव कर देता हूँ, हम क्या देते हैं इसको, हमारा ये सर्टिफिकेट्स,
ठीक है। अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा मेल मर्ज वाला डॉक्यूमेंट है, ये वाला हमारा मेन डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए हमने डिजाइन किया था, बनाया था। ठीक है, ये मेल मर्ज का हम थोड़ा सा इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसका प्री रेक जो है वो एक्सेल है। ठीक है, वरना तो ये वैसे वर्ड के टॉपिक में भी कवर हो जाता है अगर वर्ड का कराया जाए। ये बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंदर आपने जो है वो इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपके पास डाटा मौजूद होना चाहिए इन एक्सेल फॉर्म, और उसी एक्सेल के अंदर यूज उसी डाटा को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने मल्टीपल सर्टिफिकेट्स बना दी। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब वो मल्टीपल सर्टिफिकेट हो, मल्टीपल लेटर्स बनाने हो, ठीक है, कोई भी बल्क में काम करना हो, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 कस्टमर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, सो इन वन गो आपने उनको लेटर भेजना है और वो डायनेमिक लेटर जाएगा। ठीक है, हर लेटर के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई उसका नाम चेंज हो रहा हो, एड्रेस चेंज हो रहा हो, और वही आपने पोस्ट करना है। इसी तरह कोई स्पेसिफिक जैसा मार्क्स आ रहे थे तो इस तरह कोई और इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि थैंक यू वेरी मच, कस्टमर्स को भेजना, आप कहेंगे थैंक यू आसिम रियाज साहब, यू लिव इन रावलपिंडी, ओके, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल नाम आ रहा है, थैंक यू फॉर बाइंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम, यहाँ पे आपने नाम सेलेक्ट किया हुआ है उस प्रोडक्ट का। सो यू कैन मेक अ वेरी डायनेमिक लेटर, इंडिविजुअलाइज लेटर, कि हर कस्टमर को ऐसा लगे कि वो आपने उसी के लिए लिखा है, लेकिन आप ये बल्क में ही बना सकते हैं। ओनली मैटर इज योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, आपके कस्टमर्स का फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वाइज डाटा मौजूद है या कोई और स्पेशल उनकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसकी बेस के ऊपर आप उसको एक कस्टमाइज लेटर भेजवा सकते हैं कि उसको फील एक पर्सनलाइजेशन फील हो कि वो लेटर आपने सिर्फ उसको भेजा है, सिर्फ ये फोटोकॉपी करा के नहीं भेज दिया। ठीक है, सो इट मेक्स द वर्क प्रोफेशनल। जी, थैंक यू उमर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। रिपीटेशन खत्म हो गया ना, ये वाला क्लियर है सबको? ये मेल मर्ज वाला क्लियर है सबको कि हाउ यू कैन यूज योर एक्सेल शीट डेटा इन सेंडिंग द लेटर्स, इन प्रिंटिंग सर्टिफिकेट्स और इस तरह की चीज जो है वो। ओके जी, नाउ कमिंग टू द फार्मूलास, हम इसी के अंदर थोड़ा सा फार्मूला से प्ले करते हैं ताकि हम इसमें सीख सकें कि व्हाट वी कैन डू। अब फॉर एग्जांपल जी, फर्स्ट रो हेडर का बता दें। फर्स्ट रो हेडर जी, जब हम देखें ये शीट बना रहे थे, नॉर्मल हमने डाटा से शुरू किया था और उसको हमने कहा था फॉर्मेट एज टेबल। जब हम फॉर्मेट एज टेबल पे जा रहे थे तो वो हमसे पूछ रहा था कि आपकी फर्स्ट रो जो है वो हेडर है, तो हमने कहा यस। तो अब एक्सेल को भी पता लग गया कि हेडर है। इसी तरह जब हम डाटा इंपोर्ट कर रहे थे वर्ड के अंदर, उसमें भी नीचे ऑप्शन टिक आ रहा था कि फर्स्ट रो इज हेडर। तो अगर ये टिक अप करेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। फिर वो इसलिए वर्ड के अंदर आप देख रहे थे कि आपके पास फील्ड्स कॉलम, मतलब नॉर्मली कॉलम फील्ड 1 फील्ड 2 भी आ रहा होता है, कॉलम के हेड नेम्स आ रहे होते हैं, कॉलम ए कॉलम बी, तो इसमें आपके पास नेम आ रहे थे, तो आपने इसको डिक्लेयर किया था। जी, अभी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको दोबारा बता देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ पे वर्ड खोलता हूँ और यहाँ पर हम कहते हैं मेलिंग, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। फॉर एग्जांपल इसमें हम जाते हैं दोबारा, ये हमारा देखें कॉलम हेडर्स हमने बताया था ना, स्टूडेंट्स का डाटा है हमारा, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे नहीं है डाटा, अभी भी इसे उठा लिया ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने इसको एक्सेल में, एक्सेल को भी हमने बताया हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास मे बी अगर किसी और फॉर्म में डाटा हो ना, क्योंकि हमने जब एक्सेल बनाई थी ना, आपने शायद लेट ज्वाइन किया, या हमने जब यहाँ पे कॉलम कोई भी डाटा डाला, हमने कहा कि एग्जांपल ये नेम आ रहा है, 2 कॉलम बना लेते हैं वैसे कुछ, हम कहते हैं ये शीट नंबर 2 से डाटा उठाएं। ठीक है, इसको हम करते हैं नई लिस्ट, एंड कौन सी शीट थी, 2, इसको बंद करते हैं क्योंकि फाइल भी लिंक हुई है, इसको भी क्लोज करते हैं एंड दोबारा ट्राई करते हैं। आई थिंक फील्ड 1 फील्ड 2 इस तरह का आता है,
मैंने रॉन्ग, इसको हम देखते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग शीट। इसको हम कहेंगे कि हमने कॉलम शीट 2 से ऐड करना है, और मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ। ठीक है, खुद ही उसने देखा पहले वाली वैल्यूज दिखा रहा है, अब इसमें वैल्यू आ रही है ना, कॉलम 1 नहीं कर रहा वो, उसका खुद ही पहला वाला हेडर जो है बेसिकली वो दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। लेकिन इसमें हमारा हमने जो कॉलम बनाया नहीं था, तो बेहतर यही है कि आप कॉलम बनाएं ताकि आपका जो है वो रीड ओनली क्यों कह रहा है ये, अब वर्ड हमारा जो है वो यूज कर रहा है, इसको वर्ड को हमें क्लोज करना पड़ेगा, इसको हम सेव नहीं करते और फिर हम इसको खोलते हैं। अब ये हमारे पास नॉर्मल मोड में खुल गया, एडिटेबल मोड में खुल गया, क्योंकि इसको वर्ड यूज कर रहा था। ओके जी, कमिंग बैक टू टॉपिक, ये हमारा डाटा हो गया। हम कहाँ पे थे, फार्मूलास को बनाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम इन दो कॉलम्स को कंकैटिनेट करें। ठीक है, हमने कहा कि नेम भी आ जाए और साथ सिटी भी लिखा हुआ है। तो व्हाट आई विल डू, इसमें एक फार्मूला होता है कॉनकैट का। बाकी बेसिक फार्मूलास तो आपको मेरे साथ आते होंगे, सम प्लस, आई थिंक यू डोंट हैव टू रिपीट दैट, जिसमें आप दो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं सिंपली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि f प्लस, अभी एक ही कॉलम ऐड करने वाला है, h2 है नहीं, प्योर कॉलम के एग्जांपल में कहता हूँ h2 को ऐड करना है। ठीक है, तो इट विल जस्ट ऐड इट। एग्जांपल यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू डालूंगा, इट इज जस्ट एडिंग द टू। ये तो बेसिक फंक्शनैलिटी है एक्सेल की, कि आप इक्वल का साइन के बाद जिस भी सेल को ऐड करना चाहें, माइनस करना चाहें। ठीक है, एग्जांपल मैं यहाँ पे इससे माइनस करता हूँ, तो ये रन टाइम पे इसके बाद सेम से माइनस कर क्या करे, f2 को माइनस कर रहा है h2 के साथ। So this Sir, is the your basic voice is distorting. minus। जी सर, सर आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन थी। अच्छा अभी क्लियर आ रही बात? नहीं सर, अभी भी है। Okay, is it better now? Is my voice clear? यस सर, लिटिल। ओके, अच्छा हम यहाँ बात कर रहे थे कि बेसिक एक तो है प्लस माइनस का। ठीक है, जो हम नॉर्मली करते भी आते हैं और बहुत सारा को पता भी होता है। दैट इज सिंपली आप किसी भी कॉलम या सेल के सेल को रेफर करते हैं, फॉर एग्जांपल सी ई, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू प्रीवियसली कि हम इसको कॉनकैट करें। कॉनकैट का मतलब है कि दो कॉलम्स को हमने आपस में जोड़ना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वांट के नेम का कॉलम और सिटी जो है वो एक साथ लिखा हुआ है। तो व्हाट आई कैन डू कि मैं कहता हूँ कि कॉनकैट, कॉनकैट मींस टू कनेक्ट, टू ऐड टू थिंग्स। ठीक है, इसमें मैं कह सकता हूँ कि कॉनकैट करो किसको, ब्रैकेट स्टार्ट, मैं कहता हूँ कि नेम कॉलम को। ठीक है, जब आपने टेबल बनाया होता है तो आपका कॉलम का देखें वो नाम भी उस तरह आ रहा है, एट द रेट। इसको आप There's still डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, distortion. B2 भी लिख सकते हैं, आप इसको B2 भी लिख सकते हैं, आप B2 भी लिख सकते हैं, और कॉलम नेम के साथ भी रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा नेम एंड आई वांट टू कीप अ कोमा, और कोमे के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका सिटी आ जाए एंड ब्रैकेट क्लोज।
सर वॉइस सही नहीं आ रही। एक आवाज कम आ रही है या डिस्टॉर्शन आ रही है? डिस्टॉर्शन आ रही है। जी आप बेहतर है आवाज? आई अगेन चेंज द प्लेस। Is it better now? Can you hear me? ओके सो ये हमने बेसिक फार्मूला कौन सा किया? हमने कहा कॉनकैट का। कॉनकैट बेसिकली क्या कर रहा है, आपके दो कॉलम्स को जोड़ रहा है। आप तो हमने देखे किस तरह जोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक कॉलम ये है, एक कॉलम एक हमने हार्ड कोड कर दिया। हार्ड कोड मीन्स हमने कहा कि बीच में कॉमा आ जाए, स्पेस आ जाए और फिर आगे इसका सिटी आ जाए। सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज कंकैटिनेटिंग टू डिफरेंट कॉलम्स एंड इट इज शोइंग मी लाइक द नेम एंड द सिटी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल हम इसमें एक और कुछ चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो लेफ्ट के फॉर एग्जांपल हमें 5 वर्ड्स चाहिए नेम के में सिर्फ 5 वर्ड्स 5 कैरेक्टर्स चाहिए। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। सो वी कैन आल्सो डू इट लेफ्ट। इसमें हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन है, लेकिन जो कॉमनली यूज हो रहे होते हैं हमारी प्रोसेसिंग के अंदर। कभी कभी हमें जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्क में डाटा को प्रिपेयर करना पड़ रहा होता है। सो दीज फंक्शंस आर वेरी यूजफुल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेफ्ट फंक्शन एक है, तो मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट है हमारा और इस के 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो 5 कैरेक्टर्स जो है वो मेरे पास आ गए। तो इस फंक्शन ने क्या किया, इसने कहा कि नेम के कॉलम्स में से पहले 5 जो है वो कैरेक्टर्स है वो फॉर एग्जांपल आई विल से 6 कैरेक्टर्स चाहिए मुझे, तो उसने 6 कैरेक्टर्स दे दिए। एक कॉनकैट का फंक्शन हमने देखा, इसने क्या करा है, उसको आपस में जोड़ दिया। इसी तरह कुछ फंक्शन हमारे जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं जो हम टेक्स्ट के फंक्शन है, जो टेक्स्ट मैनिपुलेशन है। इसी तरह हम इसमें थोड़ा सा मैथ्स के वाले से देख लेते हैं, फार्मूले के वाले से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क्स के ग्रेड बन सकते हैं। ठीक है, इसमें से वैलिडेशन हम खत्म कर देते हैं बिकॉज इट इज शोइंग, इसको हम कहते हैं कि एनी वैल्यू। ठीक है, इस वाले कॉलम से हमने वैलिडेशन खत्म कर दी क्योंकि हमने कॉपी कर रहे थे। हम इसमें लिखते हैं ग्रेड एंड व्हाट यू वांट टू डू कि हम चाहते हैं कि इसके नंबर्स की बेसिस के ऊपर हम इसको ग्रेड्स असाइन करें। तो इसमें एक इफ का फंक्शन होता है। इफ की बेसिस के ऊपर आप जो है वो इसमें फंक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इफ, अब इसमें 3 चीजें हैं। इसके बाद लॉजिकल टेस्ट है, अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो फिर क्या करना है, अगर फॉल्स होता है तो अब क्या करना है। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट क्या होगा हमारा, इसमें हम क्लिक करके भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली मैनुअली खुद लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि F2 यानी कि जो मार्क्स हैं अगर वो 80 से ज्यादा हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ A+ लिखा हुआ है। ठीक है, और अदरवाइज मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल P लिखा हुआ है। ये भाई हमने सिर्फ एक लॉजिक लगाई है कि जिसके 80+ आएंगे तो A+ आ जाए, बाकी में P आ जाए। इफ वी वांट टू डिग डाउन मोर, हम इस P की जगह इस फार्मूले को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो इन फर्दर डिटेल्स क्योंकि हम आगे पिवट की तरफ ताकि हम आ जाएं टाइमली। इस P की जगह हम ये जो है वैल्यू फॉल्स की केस में हम दोबारा इफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा इफ लगा के हम कह सकते हैं कि इफ F2 इज लाइक ग्रेटर देन 70
तो क्या लिखा हुआ आ जाए, ए लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ दोबारा इफ लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इफ f2 इज ग्रेटर देन 60, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे b लिखा हुआ आ जाए, और अदरवाइज जो है वो मैं कहता हूँ कि b लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, सिर्फ इसमें एडिशनल चीज क्या करनी है आपने, ये स्टॉप लगाते रहें। ठीक है, जितनी भी लॉजिक लगानी है इसको आपने फिर क्लोज भी करना है। इसके कलर्स के ऊपर आप गौर करें तो यू कैन सी कि आप किस तरह इजीली जो है वो एक ब्रैकेट आपने ओपन की, तो यू हैव टू क्लोज दिस ब्रैकेट, यू हैव टू क्लोज दिस ब्रैकेट। तो आपको ब्लैक के साथ वो बता रहा है कि तमाम ब्रैकेट्स को आपने जब क्लोज कर लिया, सो नाउ यू कैन सी कि उसने जो है वो पी ग्रेड भी दिया, ए प्लस भी दिया, बी भी दिया, और मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ इसमें ग्रेड आ गए। जी ठीक हो गया। सो दिस इज कॉन्केटिनेशन, दिस इज लेफ्ट फंक्शन। इसमें कोई क्वेरी है तो मुझे बता दें साथ साथ, ठीक है, क्लियर ना हो, क्योंकि हम आगे पिवट की तरफ फिर अब जाने वाले हैं। पिवट से बल्कि पहले हम वी लुकअप कर देंगे। एंड दिस इज द इफ फंक्शन। आप में से किसी ने इफ किया है पहले? नॉर्मली जो एक्सेल का जिन्होंने कोई डिटेल अगर कोर्स किया हो तो वो नॉर्मली दे हैव ऑलरेडी डन इट। लेकिन इफ को आप बड़े अच्छी तरीके से अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को ग्रेड करना चाहें, ठीक है, किसी के नंबर ऑफ बाइंग की बेसिस के ऊपर, ठीक है, कोई और अपने नंबर ऑफ अमाउंट की बेसिस के ऊपर उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपके लार्ज कस्टमर है, स्मॉल कस्टमर है। जी मतलब कहते हैं आपने, वेरी गुड। ये तो हम स्टूडेंट की तरफ चले गए, हमने कस्टमर का हम सोचते हैं तो वी कैन डू इट अकॉर्डिंगली। जैसा मैं कह रहा हूँ आप उसकी वैल्यू के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर की वर्थ, उसने सेल कितना परचेज किया तो उसको आप कैटेगराइज करते हैं, लार्ज कस्टमर, स्मॉल स्केल कस्टमर है। ठीक है, आपके इसमें अब एक चीज आ सकती है, लिस्ट के ऊपर बात हो रही थी तो इसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट। बिजनेस की तरफ ही जाते हैं क्योंकि हमने आगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखना था। तो एक है वी लुकअप। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक अपना बनाते हैं प्रोडक्ट आईडी, और हम कहते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी देते हैं 100। प्रोडक्ट आईडी हमारी 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है एंड 700 है। और यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा ये आईफोन है, एक प्रोडक्ट है। इसी तरह हमारा एक जो है वो सैमसंग का जो है वो A200 है, आईफोन 5S है फॉर एग्जांपल, व्हाटएवर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वीवो का 4GB वाला फोन है, आई थिंक सो, और एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि केसिंग है आईफोन की, ठीक है, XYZ, एनीथिंग जो भी है। अब ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट एक बन गई। इस प्रोडक्ट लिस्ट ऑनर 7C, ओके, ऑनर 7C। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने बना दी, प्रोडक्ट की लिस्ट। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एक नाम दे देते हैं। इफ शीट, इस रेंज को एक नाम दे देते हैं। जिस तरह हमने इन लिस्टों को हम नाम दिया था ना हमने, इसी तरह हम इसको भी, ये अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट बन सकती है, टोटल आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा एंड आई डिफाइन अ नेम, और मैं कहता हूँ कि ये हमारी प्रोडक्ट आईडीज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडीज। अब इस प्रोडक्ट आईडीज को फॉर एग्जांपल ये हमारे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स या कस्टमर यूजर्स ही कह लेते हैं जेनेरिक रखने के लिए। ठीक है, अब इन्हीं कस्टमर्स को फॉर एग्जांपल हम चाहते थे कि हम लिखेंगे इन्होंने प्रोडक्ट बाय की, बजाय इसके कि हम यहाँ पर जो है वो क्या करें, हम प्रोडक्ट नाम लिखें। तो व्हाट वी वांट कि हम यहाँ पे 2 कॉलम ऐड कर देते हैं, और एक कॉलम में हम कह देते हैं कि ये प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे हम कहते हैं कि आईडी लिखें हम। क्या करें हैं, वी वांट कि हम यहाँ पे आईडी लिखें और ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, मेक सेंस कि हम बजाय इसके एक प्रोडक्ट का नाम लेंथी भी हो सकता है, अभी हमने छोटा लिखा प्रोडक्ट के एग्जैक्टली के बाद, तो जब हम टाइप करते रहेंगे तो प्रोडक्ट के नाम में हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी वांट कि हम सिलेक्ट भी ना करें, हम जल्दी से वो, जिस हमने ये टाइपिंग वाला किया था, इट आल्सो टेक्स टाइम कि आप जब आपकी प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो इट विल टेक यू टाइम टू सिलेक्ट अ प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की आईडीज हो जाए, यूनिकनेस, तो आपकी पता डाटा एंट्री के अंदर आप जल्दी से टाइप कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट खरीदी उसने या कौन सी प्रोडक्ट के बारे में आप ये रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, आप चाह कह रहे हैं कि
इसमें हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखें, फॉर एग्जांपल 100 लिखें, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का नाम आ जाए जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट की, ये वाला आईफोन लिखा आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप लगाना पड़ेगा। ठीक है, वी लुकअप एक वेरी पॉपुलर फंक्शन है जो कि एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होता है। इसको जरा गौर से देखें, हम लिखते हैं, इस्तेमाल किया आप लोगों ने, किसी ने वी लुकअप पहले इस्तेमाल किया किसी ने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड वी लुकअप? वी लुकअप किसी ने इस्तेमाल किया? चैट में बताएं मुझे। ओके, वेरी गुड, लिटिल बिट, ठीक हो गया। चलो इसको गौर से देखें, इसमें थोड़ा सा कर जब आप करते रहेंगे फिर आपको याद हो जाएगा खुद ही फार्मूला, लेकिन वर्चुअल ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया हम क्या कह रहे हैं, कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम आईडी लिखें, फॉर एग्जांपल 300 लिखें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने जहाँ पे नेम दिखाना है, जहाँ पे आईडी लिखनी है वहां नहीं, जहाँ पे हमने नेम दिखाना है वहां पे हम वर्टिकल लुकअप लगा देंगे, वी लुकअप जिसको बोलते हैं, हम कहेंगे वी लुकअप। अब हम क्या कह रहे हैं कि लुकअप किसको करो, किस वैल्यू को, जो कहाँ पे टाइप होगी, C2 के अंदर। ठीक है, वर्टिकल लुकअप करो इस C2 को, कहाँ पे लुकअप करो, हमारे प्रोडक्ट के टेबल के अंदर। हम यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट, लिखेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडीज आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, प्रोडक्ट आईडीज के नाम से हमने एक शीट बनाई थी। फिर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट आईडीज का जो हमने एरे बनाया है उसका कौन सा कॉलम दिखाना है हमने, कॉलम 1 या कॉलम 2? हम कहेंगे कॉलम 2 दिखाना है हमने। ठीक है, और उसको सर्च किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एग्जैक्ट मैथ के साथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका वो वरना आपको हेल्प आउट तो कर रहा है ऑटोमेटिकली कि आप वैल्यू क्या डाल रहे हैं, कहाँ से सर्च कर रहे हैं, और किस सर्च करने के बाद आप कौन सा कॉलम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, और उसको एग्जैक्ट मैच करना चाह रहे हैं या दूसरा। ठीक है, इसको अब क्लोज करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट देखें सारों में क्या आ गया, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसको हमने यहाँ टाइप नहीं किया हुआ। अब जैसे जैसे हम इसको यहाँ टाइप करेंगे, सो इट विल गिव अस। ठीक है, अगर देखें ये शीट होगी तो आपको बस जल्दी से टाइप हो रहा होगा। आप कहेंगे जी कौन सी प्रोडक्ट बिकी, आप कहेंगे 500 वाली, अच्छा जी 100 वाली, अच्छा जी 200 वाली, 300 वाली, ठीक है 500 वाली, 600 वाली। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट की आईडी डालेंगे, सो इट विल डिस्प्ले द रिलेटिव नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक हो गया, अभी हमने 12 कस्टमर तक किया था, इसको फिलहाल अभी हम डिलीट कर देते ताकि हमारा डाटा आगे रिपोर्टिंग के लिए जो है वो यूज हो सके प्रॉपर्ली। इसको भी हम एपीसी समथिंग एल्स कर देते हैं। ठीक है जी, वर्टिकल लुकअप क्लियर है या रिपीट करूं इसको? हमने सबसे पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है वर्टिकल लुकअप के लिए, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है। वी लुकअप अक्सर हम दो आपके डाटा को मैच करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो आपके पास बड़ा डाटा सेट्स होते हैं तो हम उसको वी लुकअप लगा के हम देख सकते हैं कि कौन से डाटा सेट इस शीट के अंदर मौजूद है या नहीं। बहरहाल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास एक लिस्ट थी अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, जो आपकी कैटेगराइज हो सकती हैं चीजें, उसको हमने दो कॉलम्स जुड़ी हैं। ठीक है, नॉर्मली होता है कि एक दूसरे से मैच करने के लिए हमने कहा ये काम देखें स्टूडेंट के साथ हो सकता है। आपके पास रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम हो, आप रोल नंबर डालें तो आपके पास नाम आ जाए, रोल नंबर डालें तो आपके पास उसका एड्रेस आ जाए। ठीक है, कोई और चीजें आ जाए इस तरह की। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर करें या लिस्ट ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगी जिसमें आपकी पहली आईडी हो सकती है जिसकी बेस पे आप सर्च करें, और आगे फर्दर आप जैसे हमने सेकंड कॉलम किया इसका थर्ड कॉलम भी हो सकता है, फोर्थ कॉलम भी हो सकता है, जैसा प्रोडक्ट की कोई और टाइप हो सकती है, इसकी इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो वो भी हम ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है। पहले हमने ये शीट बनाई, इस शीट को राइट क्लिक करके हमने इसको एक नाम दिया। ठीक है, नाम देने के बाद हम अपनी ओरिजिनल शीट के अंदर जहाँ पे हम डिस्प्ले कराना चाहते थे वहां पर हमने, जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है याद रखें, वहां पे हमने लिखा वी लुकअप। और अब हम कह रहे हैं कि वी लुकअप में किसको लुकअप आपने करना है, आपने C2 कॉलम, यानी कि C2 कॉलम के अंदर हम टाइप करने लगे हैं प्रोडक्ट की आईडी। फिर इसी तरह हम प्रोडक्ट आईडी जो हमने नाम दिया था उसी शीट को। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस भी आ सकता है। अगेन मैं बताऊं, जिस हमने शुरू से ही हमने कहा कि चीजों को जब आप नेमिंग कन्वेंशन देंगे तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, आप आसानी के साथ जो है वो इसमें रेफर कर सकते हैं। फिर हम ये 2 का मतलब है कि इसका कॉलम नंबर 2 यानी कि 1 वाज आईडी एंड सेकंड वाज द नेम, हम कह रहे हैं नेम को प्रिंट करना है विद एग्जैक्ट मैच। तो ये यहाँ से आईडी ले रहा है और उसको ऑटोमेटिकली उसका रेलेवेंट
जो वो फोन दिखा रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास देखें एक ऑर्गेनाइज के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर एटलीस्ट प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के नाम, नाम भी रिपीट हो रहे हैं, ग्रेड भी आ रहा है उसका। ठीक है, ये हमने वैसे फार्मूलास के लिए उसको हमने यूज किया। इसको हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल नेम एंड सिटी। ठीक है, नेम माइनस कर देते हैं इसको, ये हमने माइनस वैसी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, या फिर फर्स्ट नेम कर देते हैं। ओके, वेरी गुड जी। सो दिस वाज अवर फार्मूलाज में। ठीक है, हमने जो है वो कुछ फार्मूलाज को देखा। नाउ टू अवर लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसका प्री रेक जो हमने जितना काम पहले किया है, चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, चीजों को हमने एक फॉर्म पे बनाया है। सो दिस इज व्हाट लाइक उसकी बेसिस के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पिवट बेसिकली। तो पिवट इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, लेकिन इसका जो प्री रेक है उसको आपके पास डाटा होना जरूरी है। तो हमने डाटा प्रिपेयर कर लिया कुछ हद तक। ठीक है, अब हम इसी डाटा को, अभी ये थोड़ा डाटा है लेकिन अगर हमारे पास देखें, अभी भी हम देखें इसको उस तरह नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि हमारे कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल, तो पिंडी से कितने कस्टमर हैं, हमें मैनुअली काउंट करना पड़ेगा या हमें फिल्टर लगा के फिर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत, एक ही गो में हमें नहीं पता लग रहा कि किस शहर से ज्यादा कस्टमर्स आए हैं। या मैं पूछूं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी ज्यादा बिकी है। ठीक है, या मैं कहूं कि हमारे पिंडी के ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनके स्कोर या मार्क्स कैन बी एनीथिंग, मतलब कि मार्क्स फॉर एग्जांपल आपने कोई बैकग्राउंड के ऊपर रेटिंग कर सकते हैं। मार्क्स इसको हम एजुकेशनल मार्क्स ना भी समझे। फॉर एग्जांपल हमने इसको ग्रेडिंग की हुई है कस्टमर्स की, कि कस्टमर हमारा कितना लॉयल है या कस्टमर कितना हमारा जो है कितने चांसेस हैं फॉर एग्जांपल। तो अब इसको हम एक ही गो में रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं, तो इसका अच्छा हल है पिवट। पिवट कैसा करेंगे? नाउ यू विल सिलेक्ट द शीट और डाटा, योर डाटा, जो भी आपका डाटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तमाम डाटा को, इसको रहने देते हैं, ये हमारे काम का नहीं। ठीक है, जो हमारा रेलेवेंट डाटा, फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, एंड नाउ वी विल गो टू इंसर्ट एंड वी गो टू पिवट टेबल। ठीक है, इंसर्ट एंड पिवट टेबल। अब पिवट टेबल में उसने कहा कि ये टेबल 1 को रखना है और न्यू शीट में बनाना है। मैं कहा जी बिल्कुल न्यू शीट में बना दें आप। ठीक, तो न्यू शीट में बनाने के बाद हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ। हमने क्या किया, डाटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल के ऊपर गए, उसने एक नई शीट में हमें पिवट बना दिया। अभी पिवट आपको नजर आ रहा है कि अभी ऐसा कुछ इसमें हो नहीं रहा, लेकिन अब आपने पिवट से करना क्या है। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास सिटी वाइज कस्टमर कितने, तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ से सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे सिटी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सारी सिटीज आ गए, और यहाँ पे कस्टमर के फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर है, हम सीरियल नंबर को ड्रैग करके हम जाते हैं, इसको लेके जाते हैं वैल्यूज के अंदर। इसको ड्रैग करके हम कहाँ लेके जाएंगे, वैल्यूज के अंदर। अब इसने क्या कर दिया, उसको सम कर दिया। सम से मेरे ख्याल से हमें काम नहीं बनेगा, सम के बजाय हमें इसको काउंट करना चाहिए। इसी को अब एरो पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम कहते हैं इसको काउंट करके बता देंगे हमें। ठीक, तो हमारे पास एक ही गो में एक क्लिक के ऊपर रिपोर्टिंग आ रही है हमारे पास कि इवन यहाँ पे इसका एक स्लाइसर होता है, यहाँ से आप आसानी के साथ जो है वो ये स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल्टर का ही होता है बेसिकली। हम यहाँ पे सिटी का बना देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास देखें ऑप्शन आ गया, आप इसको हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सिर्फ मैंने लाहौर का देखना है, ठीक है, टिक करके जो है वो जिस इसको देखना है आपने, उसके मुताबिक आपका डाटा आ रहा है कि पिंडी के कस्टमर्स कितने हैं आपके पास, कराची के कस्टमर्स कितने हैं, ठीक है, लाहौर के कितने हैं। तो इट इज गिविंग यू अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जेंडर, इसी को टिक रहने देता हूँ मैं, और मैं जेंडर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जेंडर को जैसे मैं टिक किया तो ये कहाँ चला गया, स्क्रीन थोड़ी छोटी होगी, इसके नीचे सब में चला गया। ठीक है, अब इसने सिटी वाइज देखें मुझे जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। कराची में एक फीमेल और 2 मेल हैं, ठीक है, लाहौर के मेल हैं सिर्फ, पेशावर में मेल हैं मेल। इसको मैं अगर सिटी को खत्म कर देता हूँ, सिर्फ हमने जेंडर वाइज देखना है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई आपके पास जेंडर वाइज कि 9 हमारे मेल कस्टमर हैं और 2 हमारे फीमेल कस्टमर। तो इसी तरह
अगर आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, यूजर्स के अंदर आता हूँ और पिवट के बाद में पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट, सॉरी, ये इसके साथ ये कि चार्ट भी बनता रहेगा साथ साथ। मैंने जब पिवट चार्ट पे क्लिक किया, अगेन ये काम वही है, इसके अंदर भी अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट ड्रॉप नीचे करना थोड़ा सही है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज एंड या मे बी प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट वाइज काउंट बता दें, नेम का काउंट कर दें, आईडी का काउंट कर दें, एक ही बात है, ठीक है। ये सम आ गया, सम से मैं वैल्यूज नहीं मिली, सम भी हो सकता है किसी केस में, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा भी हमारा काउंट मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। तो एक ही गो में देखें हमारे पास एक ही क्लिक के ऊपर यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि ये आपके कस्टमर ये प्रोडक्ट्स हैं, और काउंट हमने किसको कर रहे हैं, देखिए आईडी को काउंट करें। आईडी को क्यों काउंट करें, क्योंकि हर रो हमारी एक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको काउंट करके करें। तो वो उसने मुझे ग्राफ बना के दे दिया कि सबसे ज्यादा हमारा कौन सा बिक रहा है फोन, वीवो, ठीक है। तो उसकी क्योंकि 4 एंट्रीज हो चुकी हैं, तो वो बाकी हमारे साथ मैनुअल जा रहे हैं। इसी तरह मैं इसी में सिटी भी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे एक तो इसके अंदर चेंज भी हो गया, और साथ ही मुझे ग्राफिकली भी जो है उसने मुझे बता दिया कि सिटी वाइज जो है वो प्रोडक्ट एंड सिटी वाइज बता दिया। इसको मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सिटी को ड्रैग करके ऊपर ले आऊंगा, तो अब सिटी वाइज आ गया ये, ठीक है। सिटी को रिमूव कर देते हैं हम, या प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, तो मेरे पास सिटी वाइज डाटा आ गया। ये सिटी के अंदर काउंट ऑफ हमने आईडी डाला, ठीक है। उसमें कुछ और चीजें भी होती हैं, हम फॉर एग्जांपल ग्रेड देखना चाहते हैं, सिटी वाइज इसको रिमूव करते हैं, हम कहते हैं कि हमें सिटी वाइज हमने ग्रेड्स को देखना है। अभी काउंट ऑफ ग्रेड के बजाय हम कह लेते हैं एवरेज ऑफ ग्रेड देख लेते हैं, ठीक है। ग्रेड की एवरेज क्या आ रही है, चलिए ग्रेड में तो अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना, इसके अंदर ग्रेड के बजाय ये क्यों एरर आया, मार्क्स के अंदर होगा हमारा एवरेज। ये सम ऑफ मार्क्स आ गया। अब सम के बजाय सम इज नॉट वेरी गुड टू कंपेयर, हम कहते हैं एवरेज को देखें, ठीक है। यहाँ पे देखें वैल्यूज के अंदर आप काउंट कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मार्क्स के अंदर क्योंकि हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही थी, नंबर फॉर्म में आ रही थी, तो हमने कहा कि हमें मार्क्स का जो है वो एवरेज दिखा दो। तो हमें नजर आ रहा है कि क्वेटा के स्टूडेंट्स या कस्टमर्स जो है वो उनके सबसे ज्यादा जो है वो 99% उनके एवरेज मार्क्स हैं। अब डेफिनेटली क्वेटा में शायद एक ही होगा, तो इसलिए बहरहाल, लेकिन आप अगर आपके पास ज्यादा डाटा होगा, सो यू कैन इजीली कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, और विद इन फ्यू क्लिक्स अगर आपके पास ज्यादा डाटा हो, तो ये एनालिसिस जो है वो अगर आपके पास देखें आपकी सेल्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ हो, लेकिन अगेन कहूँगा प्री रेक क्या है इसका, आपके पास सेल्स का रिकॉर्ड हो, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो, अपनी प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड हो, बट इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। यानी कि वो एक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर डाटा जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डाटा के अंदर। डाटा अगर आपका कंसिस्टेंट होगा, एक फॉर्मेट के मुताबिक होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होगा, तब आप उससे फायदा उठा सकते हैं। एक ही क्लिक के ऊपर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके कस्टमर्स का ट्रेंड क्या है, आपके प्रोडक्ट्स का ट्रेंड क्या है, ठीक है, सिटी वाइज ट्रेंड क्या है। तो इस बेसिस के ऊपर आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो आपकी काम करती है, एंड यू कैन मेक लाइक लॉट ऑफ डिसीजंस कि आपके किस शहर के अंदर कम सेल्स हो रही हैं, किस शहर के अंदर कौन से प्रोडक्ट के अंदर जो है आपका जो है वो, इसको हम सब प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं कि कौन से शहर के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, और कौन सा नहीं बिक रहा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक डिसीजंस, चेंजेस इन योर लाइक प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, फिर हम आगे हमने कहा था गूगल शीट भी देखेंगे। गूगल शीट के अंदर कोलैबोरेशन हो सकती है आसानी के साथ। इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछें, ये क्लियर हुआ आपको। उसका प्री रैक हमेशा याद रखें कि ये आउटपुट है बेसिकली, पिवट का इशू नहीं है, पिवट आप से खेल सकते हैं, लेकिन पिवट आपका रिजल्ट गलत देगा इन केस आपका डाटा कंसिस्टेंट ना हो। डाटा अगर आपका कंसिस्टेंट होगा तो तब ही आपको जो है वो, थैंक यू वेरी मच सर, डाटा कंसिस्टेंसी, ठीक
ठीक है। डाटा अगर आपका कंसिस्टेंट नहीं होगा, गलत फॉर्म के अंदर होगा, शायद आपके देखें गलत रिपीट हो रहे हो, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, सो देन देयर इज नो यूज ऑफ दिस पिवट, क्योंकि ये गलत रिजल्ट देगी तो डेफिनेटली आपके गलत डिसीजन होंगे। जिस मैंने अगेन शुरू में बात की थी, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। आप इनपुट अच्छा देंगे, डाटा अच्छा होगा, क्लियर होगा, डाटा में एम्बिग्युइटी कम होगी, डाटा में इश्यूज होते हैं हमेशा डाटा के अंदर, ठीक है। तो डाटा क्लीनिंग के हमने प्रोसेस इसलिए हमने देखे कि डाटा के अंदर वैलिडेशन आपके साथ अप्लाई करके उसको इंश्योर कर सकते हैं कि डाटा आपका जो है वो कुछ हद तक एक फॉर्मेट में रहे। अच्छा जी, इसमें अगर क्वेरी नहीं है तो इसके अंदर मैं आपको डाटा को एक और कुछ टूल थोड़े बता देता हूँ। इसके अंदर एक टूल होता है डाटा एनालिसिस का, और ये नॉर्मली हाइड होता है। इसको आप ज्यादा बिजनेस पर्सपेक्टिव में तब यूज हो सकता है जब आप स्टैट्स के जो फंक्शंस होते हैं, आपने अगर आप में से स्टूडेंट्स अगर रिसर्च कर रहे हो या रिसर्च करने के लिए आप जाएंगे तो स्टैट्स के अंदर आपको पता है रिलेशनशिप्स होते हैं, जिस तरह की कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, कोवेरियंस। बेसिकली वो होते तो रियलिस्टिक है ना, बेसिकली आपने दो वेरिएबल्स, इसमें भी देखें फैक्टर्स है ना कि आपके कस्टमर्स के वेरिएबल्स हैं, तो आप इसमें वेरिएशन देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में वेरिएशन आ रही है, कौन सा फील्ड किस पे रिलाई कर रहा है। तो इस तरह के अगर अगेन इसकी रिक्वायरमेंट आपके पास डाटा एक अच्छी फॉर्म के अंदर हो, जब आपके पास डाटा होगा तो आप यहाँ पे फाइल के ऊपर जाएंगे, इसके ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पे एक्सेल के एड-इन्स होते हैं, ठीक है। फाइल, ऑप्शंस, एड-इन्स में मैंने तो ऐड किया है ऑलरेडी। इसके अंदर ये एनालिसिस टूल पैक होता है, ठीक है, ये इनेबल हुआ है। अगर इनेबल ना हुआ हो तो आप यहाँ पे इनेबल करके ओके करके इनेबल कर सकते हैं इसको, तो ये यहाँ पर आ जाता है आपका फिर डाटा के अंदर, एनालिसिस के अंदर। तो इसके अंदर आप जो है वो डाटा फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं आपका, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, इस पे तो शायद इतना ऑप्टिमम अप्लाई ना हो, एनीवेज आई विल ट्राई कि इसको हम फॉर एग्जांपल डाटा किया, डाटा एनालिसिस में आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखें हिस्टोग्राम बना सकते हैं, कोरिलेशन दे सकते हैं, कोवेरिएंस दे सकते हैं। तो इनपुट रेंज के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये दे देता हूँ, दिस डाटा इज नॉट वेरी एक्यूरेट फॉर दिस बट स्टिल, ठीक है, वो कह रहा है न्यूमेरिक डाटा नहीं है। तो न्यूमेरिक डाटा वैल्यूज अगर आपको बहुत सारी होंगी तो यू कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ, ये मार्क्स भी हमारे फॉर एग्जांपल आई थिंक आपको मैं कोई सैंपल अगर शीट में बस शायद में भी पुरानी पड़ी हो, इसी न्यूट्रिशन का शायद थिंक ये पड़ा हुआ है जी। ये मैं इस तरह का डाटा बन जाता है, देखिए ये कोरिलेशन, ये डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है जिस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स का। सो यू कैन विद इन वन क्लिक आप जो अंदर इस तरह के जो है वो काम भी कर सकते हैं, जिसमें कोरिलेशन आ रहे हैं कि ये आपका किस वेरिएबल का किसके साथ ज्यादा रिलेशन है, बट इट बिकम्स मोर रिसर्च ओरिएंटेड। लेकिन आपको मैं सिर्फ मैं बता दूं कि इसमें ये वाले फंक्शंस भी इवन एक्सेल के अंदर आप इस हद तक जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू गूगल शीट, जिसमें हमने एक्सेल देखना था, लेकिन एक्सेल इज वन पॉपुलर spreadsheet software, but the other one is Google Sheet. To collaborate, Google Sheet is very good, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे Google Sheet लिखता हूँ, sheets.google लिखता हूँ, sheets.google.com। इसमें कोई भी शीट खोल लेते हैं। आई विल जस्ट ओपन अ ब्लैंक शीट। अब इस शीट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सो आपको नजर आएगा कि वी कैन कोलैबोरेट टुगेदर, ठीक है। ये मैंने शीट ओपन की, इस शीट को मैं नाम फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारा एक्सेल एंड बीआई, यही काम जो हमने एक्सेल पे सारा किया था, वी कैन कोलैबोरेटली डू ऑन दिस। चलिए इसको मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कहता हूँ कि एनीवन विद, ठीक है, मेरा यूट्यूब को कोई ईमेल खुला हुआ है, इसको हम अपडेट करते हैं कि एनीवन विद द लिंक कैन एक्सेस इट। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ कोई भी इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ एंड आई शेयर विथ यू।
अगर आप लोग इसको लिंक को ओपन करें, तो all of us together we can work on a single sheet. ठीक है, प्लीज इस क्लिक को ओपन करें। जैसे जैसे आप ओपन करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक यूजर ने लाइक ओपन किया तो यहाँ पे शो भी हो रहा है और किस सेल के ऊपर है। वेरी गुड दानियाल जी, बाकी भी लिंक ओपन करें। सो वी कैन मेक अ कोलैबोरेटिव शीट एज वेल। ठीक है, जैसे अभी हम जो भी काम कर रहे थे, और इसके अंदर भी बेसिक फंक्शंस मौजूद हैं, पिवट टेबल भी है, बाकी फार्मूलाज जो हमने जो किए हैं वो तमाम फार्मूलाज हम इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। सो आज के दौर में खासतौर पे जिसमें कोलैबोरेशन जो है वो एक की है। सो आप टीम वर्क में कोई बिजनेस काम कर रहे हो, कोई शेयरिंग कर रहे हो, तो गूगल शीट इज एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव ऑफ एक्सेल एज वेल। क्योंकि अक्सर हमें एक्सेल, क्योंकि एक तो प्रोप्राइटरी भी है, लाइसेंस हमें फ्री मिल तो जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी आप इसको उस तरह एक्सेल के वर्जन्स भी हैं ऑनलाइन में, लेकिन टू मी इट इज़ वेरी फ्रेंडली। गूगल शीट्स इज़ वेरी फ्रेंडली, इसको भी यूज़ करें आप लोग, इसको ओपन करें अगर आप लोग, बाकी स्टूडेंट्स भी, रमज़ा और आप लोगों ने ट्राई किया, इसको ओपन करें। देखें हम एक ही शीट के ऊपर वी कैन अप्लाई डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जो काम हमने यहाँ पे शीट पे किए है हम इसको बिल्कुल, ये चैट में मैंने ऊपर भेजा है, सॉरी मैं यहाँ पे एवरीवन कर देता हूँ, सॉरी जी, इट वाज सेलेक्टेड एस्पायर, आई थिंक नाउ इट इज शेयर्ड विद एवरीवन। इस लिंक को अगर आप कॉपी करेंगे तो यू विल सी के आपको जी लिंक मिला आप सबको। इस लिंक को अगर आप क्लिक करें, जी बाकियों को लिंक मिला, ये मैंने एवरीवन पे सेंड किया। यहाँ पर चैट बॉक्स में देखें, आपको बस सबके पास आया होगा। ओके जी, गॉट इट, ठीक हो, ठीक है। ये शेयरिंग का भी आपने देख लिया कि शेयरिंग करनी कैसे है। हम इसको शेयर यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड वी मेक इट पब्लिक फॉर एवरीवन, लिंक डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं जिसके साथ कोलैबोरेट करना है। अभी इस केस में हमने क्या किया है, एक लिंक जनरेट किया और मैंने कहा कि जिसके पास भी लिंक होगा दैट कैन, ये है बड़ा रिस्की, मतलब लिंक शेयर होगा तो कोई भी इसको ऊपर एडिट कर सकता है। इट मींस एवरीवन हैज एक्सेस जिसके पास ये लिंक मौजूद हो। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क वेरी अकॉर्डिंगली। इसमें ये डाटा सिक्योरिटी का भी ख्याल करना है, ये ना आप अगर शीट लिंक बिल्कुल पब्लिक कर दें और वो कहीं से लीक हो जाए तो एनीवन कैन एडिट योर शीट एज वेल। बहरहाल इट इज़ वेरी इजी टू कोलैबोरेट कि आप मल्टीपल लोग इस पे जो मिल के मल्टीपल शीट्स के ऊपर काम कर सकते हैं एंड यू कैन मेक लाइक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स। खासतौर पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही जो बिजनेस हमने पिवट देखा, दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल इफ बीइंग यूज्ड। अनफॉर्चुनेटली हम इसको यूज उस तरह नहीं कर रहे होते, लेकिन आप लोग यंग जो लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स, अगर आगे बिजनेस करते हैं या इवन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज करते हैं, so I think it will be very helpful for you. So this was from my side. If you want to ask any question, मैं presentation वापस ले आता हूँ। Where is my presentation? Sorry, this one. Ji, if you want to add anything, if you want something to repeat which you think that should be covered. Battery is also low. Yes. Sorry for the interruption. I hope आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे. You can ask any question later on as well through Aspire, or even you can whatever the mechanism is. I am open for any kind of help. अगर आपको किसी इसमें से या एक्सेल में किसी भी जगह इम्प्लीमेंट करते हुए कोई गाइडेंस चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन आस्क एस्पायर, दे कैन आस्क मी और आई एम रेडी टू हेल्प विदाउट एनी कॉस्ट, नो इशू। तो बस इस कोशिश को ये करें कि आप